हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। लास्ट क्लास में जो है यूनिट सेल डायमेंशन मतलब एक यूनिट सेल का डेंसिटी या किसी भी क्रिस्टल का जो एक पर्टिकुलर लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है उसका डेंसिटी का कैलकुलेशन हम लोग देखे थे। आज जो है इस चैप्टर में हम लोग एक एडवांस टॉपिक देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है? ब्रैग्स इक्वेशन तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े कि क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उनका एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। वह अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है और उस 3 डायमेंशनल स्पेस में कई प्लेन्स होते हैं उस एटम्स या आयंस का। अलग अलग प्लेन में जो है एटम्स अरेंज रहते हैं एक ऑर्डर में और फिर वे मिल करके जो है पूरा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे हम लोग मान लें कि यह एक प्लेन है क्रिस्टल का इस प्रकार से और इसमें ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं इस प्लेन में ऐसा। फिर एक प्लेन और ले लो, इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं, बीच में खाली जगह भी होता है। तो ये 2 एटम्स या बोलें कि 2 प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसी डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो है ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया गया 1913 में W.L. ब्रैग और W.H. ब्रैग। W.L. ब्रैग फादर और उसका सन W.H. ब्रैग। तो ये बाप बेटे मिलकर के जो है 1913 में एक मैथमेटिकल डेरिवेशन किए। किस लिए? तो एक क्रिस्टल में जो ये अलग अलग प्लेन्स बनते हैं और ये अलग अलग प्लेन्स में जो एटम्स होते हैं तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया गया और उसी को हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब जो ब्रैग्स इक्वेशन डिराइव किया गया, यह डिराइव किया गया था एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के आधार पर। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के आधार पर एक्सरे को उस क्रिस्टल प्लेन से पास करवाया जा रहा था तो उसका डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होता था और उस आधार पे जो है ब्रैग्स इक्वेशन को डिराइव किया गया। तो इसमें एक बात याद रखोगे कि रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ तो बताया कि रेडिएशन जो है इस तरह से प्रोपगेट करते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक यदि मीन पोजीशन माना जाए ऐसा, तो जो ऊपर जाता है इसको हम लोग क्रेस्ट और जो नीचे आता है इसको ट्रफ बोलते हैं। अब मान लो कि एक और वेव है और वह वेव ठीक इसके ऊपर ही जा रहा है तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अगला वेव मान के चलो कि ऐसे जाए, इसका जस्ट अपोजिट ऐसा, माने एक का क्रेस्ट तो दूसरे का ट्रफ बन रहा है तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखोगे। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना तो वेव का इंटेंसिटी बढ़ता है, एम्पलीट्यूड जो है इसका बढ़ जाता है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कम हो जाता है, ऐसा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और ऐसे कंस्ट्रक्टिव होगा तो इस तरह से उसका एम्पलीट्यूड जो है सो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के आधार पे W.L. ब्रैग और उसका बेटा W.H. ब्रैग मिल करके एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव किए, यह पता करने के लिए कि किसी क्रिस्टल में 2 कंसिक्यूटिव प्लेन्स, 2 लगातार प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है,
या फिर इसमें जो एटम्स अरेंज हैं वे एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटली बतलाए ब्रैग कि जो एक्सरे पास करवाएंगे उस क्रिस्टल प्लेन से वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा, कि जो एक्सरे पास करेगा क्रिस्टल प्लेन से वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम प्लेन में होंगे। जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो ये सब जो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा एक्सरे। कौन सा एक्सरे? जो क्रिस्टल प्लेन से डिफ्रैक्ट होगा या फिर जो रिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग यह एक प्लेन लिए हैं, ये वाला जो है एक प्लेन हम लोग लिए हैं, ठीक, ऊपर वाला। मान लो कि इसमें ऐसे एक्सरे आया, इस जगह पे पड़ा, यहाँ एटम है, टकराया, टकरा करके डिफ्रैक्ट कर गया या रिफ्लेक्ट किया, इस प्रकार से। ई जो है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां से ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक परपेंडिकुलर। तो ई जो हुआ डिस्टेंस यहां से यहां, इसी को तो हम लोग डी माने हैं ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ई वाला जो एंगल है थीटा, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, तो सेम एंगल बनेगा यहां रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा, ऐसा। तो पहला पॉस्टुलेट ब्रैग्स इक्वेशन का डेरिवेशन के लिए यही है कि जब क्रिस्टल प्लेन से एक्सरे हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे या पास करवाएंगे तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो परपेंडिकुलर इस पे होता है ये सभी सेम प्लेन में होंगे। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। अगला पोस्टुलेट बोलता है, जैसे मान लो कि तुम एक्सरे पास करवाए इस क्रिस्टल से, तो कुछ एक्सरे है कि इसके ऊपर वाला प्लेन से टकराएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ एक्सरे वैसे भी होंगे जो प्लेन के अंदर घुस जाएगा, क्रिस्टल के अंदर, मतलब पेनेट्रेट कर जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा। तो मान लो कि जो अगला रे जा रहा है वह इसके अंदर घुस रहा है और जा करके यहां टकरा रहा है, देखो ऐसा। तो फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये दूसरा रे है। ई जा करके जो है सेकेंड प्लेन से टकराया, और ये कौन सा एक्सरे है? जो क्रिस्टल के अंदर घुस गया था, पेनेट्रेट कर गया था, वही वाला है। ऐसा समझ रहे हो क्या बोले? एक्सरे जब इस क्रिस्टल पे पड़ा तो इस क्रिस्टल में दो प्लेन्स हम लोग दिखाए हैं। हो सकता है कुछ एक्सरे ऊपर वाला प्लेन से टकराए, रिफ्लेक्ट कर जाए, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा। कुछ एक्सरे वैसे होंगे जो क्रिस्टल पे पड़ने के बाद उसके अंदर पेनेट्रेट कर जाएंगे और उसके बाद वाला प्लेन से टकराएंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ एक्सरे और नीचे जाए, जो एक और प्लेन होगा उससे टकरा करके रिफ्लेक्ट करे। तो ऐसे कंसिक्यूटिव रिफ्लेक्शन जो है होंगे पूरे क्रिस्टल में, अलग अलग प्लेन्स या अलग अलग प्लेन में जो एटम्स हैं उनके द्वारा। अब हम लोग क्या करें कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं और इससे परपेंडिकुलर इधर यहां ड्रॉ करते हैं। कुछ हम लोग मान लें ABCD वगैरह। ये मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। तो पहला पोस्टुलेट हम इसका क्या बताया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑबे करेगा। दूसरा पोस्टुलेट इसका क्या बोलता है कि सेकेंड एक्सरे जो कि उसके बाद वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इस एक्सरे के द्वारा इतना डिस्टेंस मैंने यहां से यहां और फिर यहां से यहां, इतना डिस्टेंस इसके द्वारा एक्स्ट्रा ट्रैवल किया गया है।
दोनों एक्सरे एक ही बार में इंसिडेंट करवाया जा रहा है, लेकिन पहला वाला एक्सरे ऊपर वाला प्लेन से ही टकरा के रिफ्लेक्ट किया और दूसरा एक्सरे जो था उसके अंदर घुस गया और फिर सेकेंड वाला प्लेन से जाकर के रिफ्लेक्ट किया। ऐसे तो ये जो देख रहे हो सेकेंड वाला एक्सरे, ये तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, क्योंकि अंदर घुस करके प्लेन से जाकर के रिफ्लेक्ट हुआ, तो इतना डिस्टेंस ही एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। इतना डिस्टेंस मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, BC प्लस BD, इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया गया है किसके द्वारा? सेकेंड एक्सरे के द्वारा। तो ब्रैग जो है, ब्रैग क्या बोले कि सेकेंड एक्सरे के द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वह बराबर होगा किसका? तो इस एक्सरे का जो वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 ऐसे करके कोई होगा मल्टीपल, तो मान लें कि बराबर हुआ n लैम्डा का। समझ गए क्या किए? सो ब्रैग बोले कि जब किसी क्रिस्टल से या क्रिस्टल में एक्सरे इंसिडेंट करवाते हैं तो कुछ एक्सरे फर्स्ट वाला प्लेन से ही रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ एक्सरे उस क्रिस्टल में पेनेट्रेट कर जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे और फिर उसके बाद वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो दूसरा एक्सरे जो कि उसके अंदर घुस गया तो वह जाहिर सी बात है कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऊपर वाला एक्सरे जो फर्स्ट प्लेन से रिफ्लेक्ट हुआ है उसके तुलना में। तो इस सेकेंड वाला एक्सरे के द्वारा जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वह बराबर होगा उसी एक्सरे के वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल का। मतलब ऐसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ BC और BD है, तो E वाला डिस्टेंस जो है दोनों बराबर हो जाएगा किसका? तो इसका जो वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ n जो है कोई इंटीजर होगा या कोई नॉन जीरो पॉजिटिव होल नंबर होगा 1 2 3 करके ऐसे। अब इसमें से E जो है थीटा मान लो, इधर भी थीटा, E परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यदि यहां से हम लोग दो ट्राइंगल कंसीडर करें ABC, नहीं इन ट्राइंगल ABC, ठीक, तो ABC में यदि हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू तो थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हुआ BC और E हुआ हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है बटे AB। तो यहां से BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। उसी प्रकार से एक ट्राइंगल ले लो ABD, इन ट्राइंगल ABD, तो यहां से देखोगे फिर से साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं BD और ये जो राइट एंगल बनता है इसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनस AB। तो यहां से BD इक्वल टू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। ऐसा अब ये जो BC और BD निकाले हैं, इस BC और BD को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो BC इक्वल टू है AB साइन थीटा प्लस BD इक्वल भी है वही AB साइन थीटा और ये दोनों बराबर है n लैम्डा का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2AB साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और ये AB देखो, AB क्या है? यहां से यहां तक जिसको हम लोग माने हैं D, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं D, तो 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ये जो इक्वेशन आया 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। इसी को हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। एकदम आसान सा डेरिवेशन है। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है? D को हम लोग जान रहे हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोलेंगे D को, थीटा हुआ एंगल एक्सरे के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इस n को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन n बराबर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n बराबर 2 तो सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, n बराबर 3 तो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ऐसे। और लैम्डा जो है इस एक्सरे का क्या हुआ? वेवलेंथ। इस n लैम्डा को हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। n लैम्डा को पाथ लेंथ मतलब वही बात कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ
दिस वन। तो ई पाथ लेंथ तब होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, लेकिन जब दोनों एक्सरे का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो फिर पाथ लेंथ वहां चेंज कर जाता है। फिर वहां पाथ लेंथ का वैल्यू होता है n लैम्डा बाई 2। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ कि दोनों एक्सरे जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ई ऐसे आया तो ई वाला भी ऐसे ही गया, तब पाथ लेंथ हुआ n लैम्डा। पाथ लेंथ मतलब यहां से यहां तक का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दिस वन। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव माना एक ऐसे गया तो अगला हम लोग मान के चलो ऐसे करवाएं इस प्रकार से, तो फिर दोनों एक्सरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। तो उस केस में पाथ लेंथ होता है n लैम्डा बाई 2। तो जब n लैम्डा बाई 2 यहां पुट करोगे तो हो जाएगा 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा बाई 2। 2 को इधर कर दो तो 4d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ऐसा तो दो इक्वेशन है, लेकिन ये वाला इक्वेशन मेन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, क्योंकि जब एक्सरे का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो उस केस में फिर एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रह पाएगा, रिजल्ट्स क्लियर नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो है लेकर के चलेंगे और याद रखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन को 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। और यह इक्वेशन क्या बतलाता है, तो किसी भी क्रिस्टल में दो कंसिक्यूटिव माने दो लगातार प्लेन्स जिसमें कि एटम्स अरेंज्ड हैं उसके बीच की दूरी। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग इस टॉपिक पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन से रिलेटेड। एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली इससे न्यूमेरिकल ही आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम लोग फेस करेंगे आगे तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आएगा इस टॉपिक से। क्या है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल इन विच ए सीरीज ऑफ प्लेन्स प्रोड्यूस फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉपर एक्सरे ट्यूब। और उस एक्सरे का वेवलेंथ दिया हुआ है एट एन एंगल ऑफ इतना डिग्री, कि कॉपर ट्यूब से एक्सरे निकल रहा है जो एक क्रिस्टल पे जाके पड़ा, तो उसके अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं और वे प्लेन्स जो है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मतलब कि n बराबर यहाँ दिया हुआ है 1, और जो एक्सरे का इस्तेमाल किया गया है उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है 1.539 एंगस्ट्रॉम, और एंगल जिस एंगल से रिफ्लेक्शन हो रहा है वह दिया हुआ है 22.5 डिग्री। तो पता करना है कि दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब d का वैल्यू। क्या पढ़े हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन में पढ़े हैं 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। d बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा इक्वल टू 2 साइन थीटा। ऐसा सबका वैल्यू पुट कर दिया जाए। n दिया हुआ है 1 फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा का वैल्यू 1.539 एंगस्ट्रॉम, 2 साइन थीटा का वैल्यू 22.5 डिग्री। अब साइन का ये जो वैल्यू है एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ यदि रहेगा तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है ऑनलाइन वाले एग्जामिनेशन खास करके जो होते हैं उसमें कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है तो वहां से निकाल सकते हो, या जनरली इसका जो है दिया हुआ रहेगा वैल्यू। तो इसका वैल्यू पुट करोगे, ये सब पूरा सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1.1539 एंगस्ट्रॉम 2, और साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है 0.383, और ये सब सॉल्व कर दोगे पूरा मिला करके गुना भाग कर दोगे तो आ जाएगा 2.01 एंगस्ट्रॉम। तो ये होगी, एकदम आसान सा है, फॉर्मूला याद रहना है, बाकी कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा इतने सारे टर्म्स में, मतलब थीटा है, डी है, एन है, लैम्डा है, 2 3 4 टर्म्स हुए, 4 में से कोई 3 टर्म्स दिए हुए रहेंगे, चौथा टर्म जो है निकालना रहेगा। ऐसा उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आसान है वह भी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोला है कि डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा इक्वल टू इतना फॉर ए क्रिस्टल हैविंग इंटरप्लेनर डिस्टेंस 0.400 नैनोमीटर
व्हेन सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज। बोला है कि इस बार क्रिस्टल से जो एंगल बन रहा है वह 16.8 डिग्री, लेकिन वह 16.8 डिग्री थीटा नहीं है बल्कि 2 थीटा दिया हुआ है। तो उससे पहले हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। टू थीटा इक्वल टू 16.8 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 16.8/2, तो 8.4 डिग्री। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोल रहा है, मतलब n इक्वल टू 2, और क्या है इंटरप्लैनर डिस्टेंस d का वैल्यू गिवन है 0.400 नैनोमीटर। इसको लिख दो 0.400 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 मीटर। ये पॉइंट को स्टैंडर्ड तौर पे यहाँ कर दो, तो 4.00 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे निकालना है जो एक्सरे इस्तेमाल किया गया था उसका वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है। फिर से ब्रैग्स इक्वेशन ही लगने वाला है, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा बराबर n, तो 2d हो गया 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर साइन 8.4 डिग्री। n सेकेंड ऑर्डर है तो इसका 2 दिया हुआ है। 8.4 डिग्री का वैल्यू गिवन रहेगा एग्जामिनेशन में, सब पुट करके सॉल्व करोगे तो लैम्डा निकल जाएगा। तो लैम्डा जो निकलेगा वह कैलकुलेट करके आता है 0.584 इंटू बच जाएगा ये 10⁻⁻10 मीटर, और इस 10⁻⁻10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं 0.584 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखोगे कि जैसे यहाँ d दिया हुआ है नैनोमीटर में, मान के चलो जो ऑप्शन रहेगा वह नैनोमीटर में ही रहेगा, तो फिर इसको ऐसे कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में है तो फिर इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर सॉल्व करके आंसर फाइनली किस में लाना होगा, एंगस्ट्रॉम में लाना होगा। इस तरह से सॉल्यूशन करोगे तो बनेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। तो इस तरह से ब्रैग्स इक्वेशन को हम लोग यहाँ समाप्त किए। अच्छे से पढ़ोगे इसको, नोट्स में लाइन बाय लाइन है, और कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि मिलेंगे कोई एडवांस बुक वगैरह में तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बाकी का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। धन्यवाद।